अस्सलाम वालेकुम। 13वें रोज़ में जा चुकी ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग। इस बीच रात गए जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। बिलख़ुसूस डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि जंग जल्द ख़त्म होने जा रही है, तो जवाब में उससे पहले ईरान ने पहली बार पब्लिकली जंग के ख़ात्मे की 3 बड़ी अहम शराइत सामने रखी हैं। रात गए ईरान ने जो खलीजी ममालिक और अमरीकी अड्डों और इसराइल पर बमबारी की, जो अटैक्स किए, उसकी डिटेल भी पहले की निस्बत ज़्यादा अहम है। बदले में इसराइल ने दिन भर और रात गए ईरान में और लबनान में जो कार्रवाइयाँ की अमेरिका के ताउन से, और फिर अमेरिकी अखबार CNN और रशियन अखबार क्या छाप रहे हैं कि वो जो बच्चों की शहादतें हुई थी, उसमें कैसे अमेरिकी फ़ौज मुलव्वस है, खुद अमेरिकी फ़ौज उसका एतराफ़ कर रही है। ट्रंप झूठा साबित हो रहा है उस मामले में जो उसने दावे किए थे। लेकिन इन सब मामलात पे आगे बढ़ने से पहले अहम तरीन खबर दूँ कि ईरान ने अमेरिका को एक और धमकी भी दी है कि अगर आपने कोई और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की इस जंग में, तो एक तो है आबना हुर्मुज़, जिसकी डिटेल हम पिछले व्लॉग में दे चुके हैं, कैसे ईरान ने उसकी बंदिश की हुई है। तो एक और ऐसी गुज़रगाह है, उसे बंद करने की धमकी भी ईरान ने दे दी है, वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। और फिर ये जो सलामती कौंसिल में करारदाद आई है ईरान के हवाले से, 2 करारदादें थी, एक बहरीन की, एक रूस की, पाकिस्तान ने किसके हक में वोट दिया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और बड़ी पेचीदा कहानी है। सुनने के लिए मेरे साथ रहिएगा। डिटेल जो जंग की हैं ओवरऑल, वो भी साथ में शेयर करूँगा। अच्छा, भारत जाने वाली एक कश्ती, जो बहरी जहाज़ था समुद्री, वो भी टारगेट किया है ईरानी मिसाइल्स ने और ड्रोन कश्तियों ने, उसकी तस्दीक हुई है। बहरा जो आबना हुर्मुज़ थी, उसमें 3 मजमूई तौर पर कल के दिन में 24 घंटों में ऐसे टैंकर्स थे जिन्हें ईरान ने गुजरने नहीं दिया। इन मामला पे बात करने से पहले एक बड़ी अहम खबर आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, और वो है ईरान की स्ट्रेटजी के हवाले से। लोग ये जानना चाहते हैं कि ईरान, जिसकी एयरफोर्स तकरीबन तबाह कर दी गई, बकौल अमेरिका के नेवी को तकरीबन तबाह कर दिया, और उनके पास जदीद सिस्टम भी नहीं है, तो सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स के ज़रिए कैसे इतनी लंबी जंग खींचने में कामयाब हुआ ईरान। मेरी कल रात एक बड़े इंतहाई अहम शख्स से गुफ्तगू हुई, जो सिक्योरिटी उमूर में बड़ी दस्तरस रखते हैं, और बिलखुसूस ईरानी और दीगर मामलात के ऊपर उनकी बड़ी इल्म भी है, लिखते भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, खबर दी कि ईरान सस्टेन कैसे कर रहा है। सबसे अहम सवाल ये है। उन्होंने कहा जी कि 2003 में एक ईरानी मेजर जनरल थे, मोहम्मद अली जाफरी, पासदारान इनकलाब के, IRGC के। ये इराक गए चंद हफ्तों के लिए, जब इराक में सिस्टम रैप अप हुआ, अमरीकी आ गए, वहाँ भी बड़ी तगड़ी फ़ौज थी, तो ये वहाँ स्टडी करने गए, समझने गए कि आखिर इराक इतनी जल्दी कोलैप्स कैसे हुआ, कैसे फौरी तौर पर सरेंडर कर दिया सिस्टम ने। तो ये 3-4 साल इन्होंने मुतालिया किया, वापस आए, RGC जो है, IRGC, पासदारान इनकलाब, उसके हेडक्वार्टर में एक स्पेशल ब्रांच खोली, वहाँ से जो तजुर्बा लिया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक नया डॉक्ट्रिन इन्होंने तश्कील दिया, जो दुनिया में बहुत कम ममालिक उसे फॉलो करते हैं। 2007 में फिर ये पासदारान इनकलाब के कमांडर भी रहे, मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी साहब। इन्होंने पासदारान इनकलाब को 31 कमांडों में बदल दिया। एक कमांड ना हो सेंट्रलाइज़्ड, 31 मुख्तलिफ कमांडें उनकी हो गई। यानी अगर 31 कोरें कर लें आप, और फिर हर कमांड को आज़ाद कर दिया। उसका अपने असलहा, अपने सिपाही, अपने अहदाफ, इसका तय कर दिया, और ये सब कुछ इन्होंने आइन में लिख दिया। इस हद तक लिख दिया कि कोई भी शख्स, कोई भी सदर, कोई भी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब का सरबराह, वो भी उसे ना बदल सके, माँ सिवाय जो सुप्रीम लीडर हैं। यही वजह है कि जब सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह की शहादत होती है, तो 8-9 रोज़ अगले के इंतखाब से पहले तक ये तमाम फोर्सेस इन एक्शन रही, क्योंकि सेंट्रलाइज़्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं था, डिसेंट्रलाइज़्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था। और यही वो शोबा था जिसके ऊपर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने इराक में मुतालिया करने के बाद ईरानी फ़ौज में उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया। ये बड़ी दिलचस्प ओपिनियन थी, जिसका इज़हार और जिसकी तरसील जो है, इब्लाग आपके लिए बहुत ज़रूरी था समझने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे कि बिलफ़र्ज़ एक कमांड जो है, एक कोर सरेंडर भी कर दे, दूसरी पे असर नहीं पड़ता, उसका हदफ भी हो रहा है, कमांडर भी हो रहा है, और उसके लिए अहकामात उसके कमांडर के हैं। ये इस हद तक पेनिट्रेट कर गया सिस्टम कि ईरान में एक छोटा-सा जो गाँव है, वहाँ भी जो नफ़री थोड़ी बहुत होगी, वो अपने हिसाब-किताब की ज़िम्मेदार है। यही वजह है कि क़यादत ख़त्म होने के बावजूद जो नफ़री थी, जो फ़ौज थी, पासदारान इनकलाब बिलख़ुसूस, वो तितर-बितर नहीं हुए, लेकिन इराक में ऐसा हो गया था। जदीद ममालिक में भी सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होता है, यहाँ नहीं है। तो ये सबसे अहम खबर थी। अच्छा, ट्रंप ने जो कहा है, ट्रंप ने एक तो एक्सियोस नामी इदारे में कहा कि ईरान में जंग जो है वो जल्द खत्म हो जाएगी, नथिंग लेफ्ट देयर टू अटैक। इसलिए जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी, जब चाहूँ मैं खत्म कर सकता हूँ, और 6 हफ्तों का जो मंसूबा था हमारा, उससे बहुत पहले अहदाफ हासिल हो गए हैं। इससे फिर सवाल भी पूछा गया, सिनसिनाटी में ये पहुंचा, तो फॉक्स न्यूज़ में मैंने देखा, उसने कहा कि एक सहाफ़ी ने पूछा, आपने इसे एक अहम एक्सर्जन करार दिया था, यानी एक मुहिम, या आप किसी जर्नी पे गए हुए हैं और आप इसे जंग भी कह रहे हैं, तो है क्या ये? तो इसने कहा ये दोनों है। ये एक ऐसी मुहिम है जो हमें जंग से दूर रखेगी, इनके लिए ये जंग है, यानी ईरान के लिए जंग है। बहरहाल इसने ये जो निशानदेही की 2 दिनों से कर रहा है कि असल तमाम अहदाफ हमारे जो है वो हमने हासिल कर लिए। इससे मुझे ये लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, बिलख़ुसूस खलीजी ममालिक की जानिब से, रूस भी बीच में आया है, यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ की जानिब से भी, कि इस जंग से पूरा सिस्टम दुनिया का मुतासिर हो रहा है। और फिर इन हाउस बहुत ज़्यादा दबाव है। जितनी भी हियरिंग हो रही है, बल्कि कांग्रेसमैनों में से अक्सरियत ने तो ये पूछा है सेक्रेटरी वॉर से कि वो जो स्कूल में हमला हुआ उसकी तफसीलात दी जाएँ। उसके ऊपर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा खबर भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन जब ये बात आ जाती है
कि जो इन्होंने जंग जब भी चाहूँ ख़त्म कर सकता हूँ। तो इसमें ईरान ने पहली बार, मैंने अर्ज़ किया था तदाइये में, अवामी सतह पर तजावीज़ रखी हैं, बल्कि मुतालिबात मैं कहूँगा कि वो रखे हैं। इन्होंने ये कहा है, जो उनके सदर हैं ईरान के मसूद साहब, उन्होंने कहा है कि रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से उनकी पिछले 24 घंटों में गपशप हुई है। मैं 2-3 दिनों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि रूस इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान भी अब इन हुआ है। तो रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से मैंने बात की है। हमारी ये कमिटमेंट है कि एक ही रास्ता है अमेरिका और इसराइल के पास अगर ये जंग खत्म करनी है। ये ट्वीट उन्होंने किया, एक्स पे पोस्ट की। वो क्या है कि जायज़ हुकूक जो ईरान के हैं वो तस्लीम किए जाएँ। मुराद कि जो अपने दिफा के लिए जो असलहा साज़ी है, यूरेनियम की एनरिचमेंट है मिनिमम, वो करने दी जाए। दिफा के हक़ हमें हासिल हो। ताल्लुकात का हर्जाना अदा किया जाए, जो आपने बेड़ा गर्क किया है उसका हर्जाना अदा किया जाए और मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें फ़राहम की जाएँ। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। इसकी ज़मानत कौन देगा? ट्रंप को कौन कायल करेगा कि मैं ज़मानत देता हूँ कि आइंदा ऐसा ना हो? तो बड़ी कड़ी शराइत रखी हैं। वजह ये है कि इनके जो स्पीकर हैं बाक़िर कालिबाफ, उन्होंने, जो मैंने पहले आपको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बताया ना, उससे मुराद ये भी है कि इन्होंने स्टडीज़ में अगले 10-15 साल यही एंटिसिपेट किया कि अमेरिका से लंबी जंग हो सकती है। तो अब तो वो तैयारी पकड़ रहे हैं। क्योंकि बाक़िर कालिबाफ ने लिखा है कि जो इब्तदाई तौर पर हमने गल्फ़ नेशंस में हमले किए, तो वो हमने, और इसराइल पे, वो हमने, या इनकी बेसेस जो थी मशरिक़ वुस्ता में, रडार और दिफ़ाई निज़ाम को नकारा बनाया। अब ईरान अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को कभी भी निशाना बना सकता है। यही वजह है कि मैंने कल रात देखा, अल जज़ीरा पे खातून सहाफ़ी रामल्ला के करीब रिपोर्टिंग कर रही थी। उन्होंने तस्दीक की कि इसराइल हमें वो शय नशर करने देता है वहाँ सहाफ़ियों को जो हुकूमत ने मंज़ूर की हो, उसके अलावा किसी किस्म की खबर वो नशर नहीं करने देते। और मिज़ाइल्स जो हैं उनकी मुख़्तलिफ़ वेव्स, अब जब 13वां दिन शुरू हो चुका है जुमेरात को, वो आते-जाते अवाम देखते हैं, और लेकिन रिपोर्ट हम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ईरानी ओहदेदार हैं, इससे पहले कि मैं बताऊँ कि गल्फ़ में क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये बात की है कि ये असल में पासदार इनकलाब के कमांडर ही हैं, अली फदावी इनका नाम है। अली फदावी साहब का ये फरमान है कि ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल है, जो पानी के अंदर, उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये, 100 मीटर पर सेकंड पानी के अंदर, ये ज़हन में रहे। तो वो हमारे पास मौजूद है, और ये जल्द आप देखेंगे कि हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया इस मिसाइल को, ये उन्होंने धमकी दी है कि हम इस पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक और ईरानी एहलकार ने बड़ी अहम बात की अल जज़ीरा के साथ कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की, तो फिर आबनाए हुर्मुज़ के बाद एक और रास्ता भी बंद किया जा सकता है। ये रास्ता कौन-सा है? ये रास्ता है आबनाए बाबुल मंदाब। अच्छा, बराह रास्त तो उसकी टेरिटरी में ईरान में नहीं आएगी, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि यमन की बड़ी सरहद इसके साथ लगती है, और यमन में हौसी हैं, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये, इसे गेट ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है बाबुल मंदाब को। ये बहरा अरब, जिबूती, इरिट्रिया, रेड सी, खलीज अदन, इन सबको जोड़ता है। बुनियादी तौर पर जो मेडिटेरेनियन सी है और जो इंडस ओशियन है, बहरा हिंद, उसको ये बरास्ता रेड सी और सुएज़ कैनाल जो है, ये ओपनिंग इसकी यहाँ पे होती है। ये भी एक तंग पट्टी है, लेकिन यहाँ पे यमन और अफ्रीकी ममालिक और दीगर का होल्ड है। तो यमन में हौसियों की वजह से शायद, या ईरान के रसूख़ की वजह से उन्होंने ये बात की। ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये जो जगह है बाबुल मंदाब, ये दुनिया का कोई 30% जो ट्रैफ़िक है शिपमेंट की, वो डील करती है, और कोई 12% दुनिया की तिजारत यहाँ से होती है, बाबुल मंदाब के इलाके से। मैं इससे, वो सलामती कौंसिल वाली करारदाद पे जाने से पहले, मैं आपको इत्तला दूँ कि इसराइल ने अब मस्जिद अक़सा के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। हालाँकि औक़ाफ़ की ज़िम्मेदारी मुसलमानों के पास है। तमाम दरवाज़े बंद कर दिए, जिस पे कई जो मुसलमान ममालिक, उन्होंने मज़म्मत भी की है, इज़हार अफ़सोस भी किया है। और ये जैसे ही रातें और अशरा शुरू हुआ आखिरी रमज़ान का, तो इबादत से भी मामला उन्होंने रोक दिया है। एक अल जज़ीरा ने रिपोर्ट छापी है कि जो पहले 4 दिन थे जंग के, उसमें 200 फाइटर जेट इस्तेमाल हुए, और 4 दिनों में कोई 3.7 अरब डॉलर का खर्च हुआ है अमेरिका का। ये दूसरी वजह है कि ट्रंप को जंग खत्म करना पड़ रही है, या जल्द उसकी जानिब जाना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ने भी हंगामी फंड्स मांगे, और वहाँ भी पेंटागन कह रहा है 50 अरब डॉलर का अरेंजमेंट करें अगर जंग आपने लंबी रखनी है। ईरान में जो हमले हुए हैं, उसमें 206 तालिब इल्म और असातिज़ा मजमूई तौर पर शहीद हुए। वो जो शजरा तैयबा नामी स्कूल है, उसकी कहानी भी इससे जुड़ी हुई है, जहाँ पे जो अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। ये फ़ौजी तहकीकात से साबित हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कर रहा है कि ट्रंप ने जो दावा किया था, वो झूठ है कि टोमाहाक मिसाइल ईरान के पास भी हैं या किसी और मुल्क के पास भी हैं। क्यों? इन्होंने अपनी तहकीक में एक फ़ौजी ज़िम्मेदार का हवाला दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उसमें ये कहा गया कि यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान। क्यों? प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी थी, उसका हवाला दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो फ़ौजी ज़िम्मेदारों का ज़राए का उन्होंने हवाला दिया कि आउटडेटेड डेटा, मुराद कि ये अमेरिका की गलती है। सुर्खी में लिखा है यूएस एट फॉल्ट, अमेरिका गलती पर है। क्यों? क्योंकि इनकी तहकीक बता रही है कि जो डेटा था, जो कहते हैं ना, करीब एक बहरी जो ईरानियन जो नेवी है, उसका एक सेंटर भी था। तो डेटा इनका गलत था, जो गूगल का या सिस्टम में था कि ये जगह क्या उनका नेवी सेंटर है या स्कूल है। डेटा पुराना था, और पुराने डेटे के हिसाब से यहाँ हमला कर दिया। अब देखिए, इससे बड़ा जंगी जुर्म क्या होगा, इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या होगा। और फिर कुवैत में जो ईरान ने जवाब में हमला किया था इस वाक़े के बाद, उसके हवाले से भी बीबीसी की फाइंडिंग आई है कि उस हमले में जो इब्तदाई इत्तलात थी, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। ये बड़ा सेंसर करता है इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका अपने नुकसान को,
वो जो कुवैत में 6 फ़ौजी अमेरिका के मारे गए, बाद में उसका एतराफ़ किया, मजमूई तौर पर 8 लोग अमेरिका के मारे गए हैं फ़ौजी। तो उसमें बीबीसी कहता है कि वो हमला जो ड्रोन्स के ज़रिए किया गया था, वो इत्तला से कहीं ज़्यादा खौफ़नाक था, बड़ी तबाही हुई थी, उसमें 30 फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे, तादाद मारे जाने वालों की इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। सीएनएन ये दावा कर रहा है अब दोबारा कि मॉस्को मखसूस मालूमात दे रहा है ईरान को, ड्रोन टैक्टिक्स दे रहा है ताकि वो अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ को हिट कर सके। अच्छा, अब्बास अराग़ची ने एक बड़ा अफ़सोसनाक ट्वीट किया, जो ट्रंप कहता है ना वहाँ कुछ बाकी नहीं बचा। आप देखिए कि अब्बास अराग़ची साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने कहा कि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब अंडर ट्रैक है। ट्वीट किया उन्होंने कि अब अमेरिका और इसराइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सबसे पुराना बैंक है ईरान में, जो लोगों को सैलरियाँ दे रहा था, ईरान का नया साल भी आने वाला है, तो उस तनाज़ुर पे बैंक के तमाम एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे दिन-रात एक ताकि तनख्वाहें बर वक़्त जाएँ। तो बैंक में तमाम एम्प्लॉइज़ मौजूद थे, जो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है इस बैंक की, बैंक सिपा इसे कहा जाता है, नेशनल बैंक कह लें आप उसे। और आईआरजीसी जो पासदार इनकलाब है, उनकी अक्सरियत यहाँ से तनख्वाहें लेती है। उनको तनख्वाहों से महरूम कर दिया गया ताकि उनके अहल-ए-ख़ाना इससे महरूम हो और वो मुतबादिल देखें। ये इस हद तक टैक्टिक्स गंदे जंगों में इस्तेमाल हो रहे हैं कि उसका सबूत इस सूरत हाल में आपके सामने मैंने रखा है। 2 बातें मैंने आपसे और करनी है, एक तो वो जो सलामती कौंसिल वाली करारदाद है और दूसरा ये जो आबनाए हुर्मुज़ की कहानी हम बयान कर रहे हैं, ये इसलिए भी दुरुस्त है कि अमरीकी दावों के बावजूद भी वहाँ से कोई टैंकर या कोई बड़ा शिप नहीं गुज़र सका। 3 वाक़यात पिछले 24 घंटों में वहाँ पेश आए हैं। एक तो रॉयटर्स को मैंने देखा कि वो इस हवाले से क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अमरीकी बहरिया ने ये कह दिया है, एतराफ़ कर लिया है कि फ़िलहाल हम इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से किसी भी जहाज़ को सिक्योरिटी दे के नहीं निकाल सकते। ये एतराफ़ काफ़ी है कि ईरान का वहाँ होल्ड है। ट्रंप के अपने दावे हों कि 51 जहाज़ और नेवी तबाह कर दिए, लेकिन ये एतराफ़ इनका बहुत अहम है क्योंकि अमेरिका ने शिपिंग कंपनियाँ जो तकरीबन रोज़ाना उन्हें दरख्वास्त दे रही थी ट्रंप के ऐलान के बाद कि हम आपको श्योरिटी देंगे, एस्कॉर्ट करके लेके जाएँगे, कि मुस्तरद कर दी हैं हमने वो दरख्वास्तें अमरीकी बहरिया ने जो शिपिंग कंपनीज़ की आ रही हैं कि हम यहाँ से गुज़ारें। नहीं, वो कह रहे हैं हम नहीं गुज़ार सकते। अच्छा, अब ये 3 जो कहानियाँ थी वो क्या थी? ईरान ने तस्दीक की। एक तो मर्चेंट शिप थी जो हमने शाम वाले व्लॉग में ज़िक्र किया, थाईलैंड की शिप थी और म्यूरी नारी उसका नाम था, रॉयल थाई नेवी की। उसमें से हमले को 20 को ओमान की नेवी ले गई, 3 लापता हैं। ये ओमान के शुमाल में ये वाक़या पेश आया। दूसरा वन मैजेस्टी नामी एक कंटेनर था, ये जापान में रजिस्टर्ड है और ये रास उल खैमा के नज़दीक इस पे हमला हुआ। तीसरा है मार्शल आइलैंड की कंपनी स्टार गेवनेथ, ये दुबई के करीब, और इसमें से कहा जा रहा है कि एक भारतीय आने वा इनमें से एक जहाज़ भारत आ रहा था और ये इंडियन चैनल ने तस्दीक की। इसका मतलब है भारत के लिए आने वाला जो बहरी जहाज़ था, उसको भी ईरान ने नहीं गुज़रने दिया यहाँ पे आबने हुर्मुज़ के अंदर। ये जो टारगेट्स थे ईरान के, उसकी डिटेल भी ले लें पिछले 24 घंटों के अंदर। खलीज में जो ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान इनकलाब, उन्होंने कहा जी खलीज में अड्डों को निशाना मुसलसल बना रहे हैं, 100 ज़ख्मी हुए हैं अमरीकी, ये रात गए उन्होंने दावा किया है। अल अदेरी हेलीकॉप्टर बेस है अमरीका की कुवैत में, उसे निशाना बनाया गया है और फिर मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस है, ये भी कुवैत में है, इसे निशाना बनाया गया है ईरान के बकौल। अली अल सालेम एयर बेस है अमरीका की, उसे निशाना बनाया गया। ओमान में एक फुटेज मैंने देखी, तस्दीक भी उसकी हुई कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी इनकी ऑयल रिफाइनरी है या प्लांट है, सलाला पोर्ट उसे कहा जाता है, उधर टारगेट किया, उधर जो शाहिद 136 ड्रोन है वो गिरे हैं, उसकी वीडियो भी आई है। यूएई ने कहा है कि फुजेरा में जो उनका सब एक ऑयल डिपो है उसको टारगेट किया गया है, जबकि आज हम 13वें दिन में दाखिल हो रहे हैं। जो करारदाद वाली कहानी है वो मैं बयान कर देता हूँ क्योंकि बड़ी अहमियत की हामिल है। ये होता ये है कि सलामती कौंसिल का इजलास होता है, उसमें बहरीन एक करारदाद लेके आता है और कि ईरान से हम मुतालबा करें कि खलीजी ममालिक पर हमले रोके जाएँ। अच्छा, उसकी 13 वोटों से वो करारदाद मंजूर हो जाती है। किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की, 2 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया उसमें रायशुमारी में, एक चीन है और दूसरा रूस है। फिर रूसी जो मंदूब हैं वो भी ये करारदाद लेके आते हैं। वो ईरान की जंग के ऊपर जो इसराइल और अमेरिका का रवैया उसके ऊपर लेके आते हैं और उसमें 9 ने हिस्सा ही नहीं लिया। उसके ऊपर रूसी मंदूब फिर चीख उठे कि ये क्या बदतमीज़ी है कि जो जंग मुसल्लत की गई ईरान के ऊपर, उसके लिए हम करारदाद लेके आए और उसके लिए 9 ममालिक जो हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इसकी डिटेल्स अवेटिंग है, मैं दिन के व्लॉग में ज़रा इसे खोल के बयान करूँगा अभी चूँकि वक़्त काफ़ी हो गया है। ये इसलिए अहम है कि जो पहली करारदाद है ना बहरीन की जानिब से जो आई कि खलीजी ममालिक पे हमले ना किए जाएँ, उसमें पाकिस्तान ने भी हिमायत की, पाकिस्तान भी हिस्सा है सलामती कौंसिल का। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जाने से पहले एक वज़ाहत है अपने देखने वालों के लिए। हमारे दोस्त जनाब असदुल्ला खान सीनियर सहाफ़ी, शानदार सहाफ़ी, मेरे बहुत पुराने दोस्त और बड़ा एहतराम और इज़्ज़त, और जब उन्होंने खबर दी खान साहब की आँख के हवाले से तो हमने तायद की कि असदुल्ला एक मेहनती सहाफ़ी हैं और वो तगड़ा सोर्स हो, काउंटर चेक हो तो फिर खबर देते हैं। कल परसों मैंने कहीं जनरल बाजवा साहब का ज़िक्र किया कि खबर आई उनके रेफ़रेंस से, उन्होंने खबर दी कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो पेशेवर सहाफ़ी मैंने भी चेक किया, तो उनके एक इंतहाई करीबी सोर्स से मेरी बात हुई, फिर एक और करीबी सोर्स से बात हुई, तो इत्तला मिली कि नहीं, वो खैरियत से हैं क्योंकि जिस बंदे से राब्ता हुआ वो उनका इंतहाई अज़ीज़ है और वो उस दिन जब ये खबर आई, उसके 24 घंटे बाद वो पिंडी से लाहौर आ रहा था फ़ैमिली के साथ अपने घर वापस। लाहौर से उस चीज़ का ताल्लुक है। बड़े मशहूर हुए बाजवा साहब के दौर में उनके रिश्तेदार होने की वजह से। तो मैंने भी खबर दे दी। कहीं गैर दानिस्ता मेरा ख़्याल है मेरी कमेंट्री में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ कि असदुल्ला खान साहब को जो खबर फ़ीड की गई। नहीं, असदुल्ला खान उन सहाफ़ियों में नहीं है जिनको खबर फ़ीड करे और वो खबर मान लें। असदुल्ला बाकायदा एक सहाफ़ी हैं, सिक्का बंद, और वो खबर को मल्टीपल सोर्स से चेक करेंगे
सहाफ़ी का सोर्स होता है, सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। फ़ीड जिन्हें की जाती है वो आप देखते हैं कॉमा-शॉमा भी आगे-पीछे नहीं करते, छाप देते हैं, इधर भी और उधर भी। तो ये मेरा ख़्यालन गैर दानिस्ता तौर पर कहीं फ़ीड वाला लफ्ज़ निकल गया क्योंकि आजकल बड़ा पॉपुलर है। जनाब असदुल्ला साहब की ख़बर से मुझे इख्तिलाफ़ है। मेरी ख़बर ये है कि बाजवा साहब को ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ और पेचीदगियाँ हो सकती हैं, ज़ाहिर बात है गिरे हैं, चोट-शोट लगी है, लेकिन ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ। ये मेरी ख़बर थी। बाकी जो उनकी सहाफ़त के ऊपर वो जुमला निकला उसकी मैं वज़ाहत कर रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।